अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम एमडी कैट फिज़िक्स की एमसीक्यूज डिस्कशन करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो अभी तक अगर आपने कोई सॉल्व नहीं किया तो जाएं डिस्क्रिप्शन में, जाएं डिस्क्रिप्शन में जाके आपको टेस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करें। इट विल आस्क यू टू लॉग इन। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो यू हैव टू साइन अप अ न्यू अकाउंट। तो टेस्ट अटैम्प्ट करें। टेस्ट अटैम्प्ट करने से एक तो ये होगा कि आप गलतियां करेंगे और इस डिस्कशन में आके देखेंगे कि उन गलतियों को करते वक्त आपका माइंडसेट क्या था, ताकि आप उस माइंडसेट को फिक्स कर सकें। इस डिस्कशन का मेन मकसद ही ये है कि फिक्सिंग द माइंडसेट दैट इज़ कॉजिंग यू टू चूज़ द रॉन्ग ऑप्शन। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर लिंक्ड। तो हमारे पास जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स हैं वो किस तरह से लिंक्ड होते हैं। वो हमारे पास क्या इलेक्ट्रिकली लिंक्ड होते हैं? तो नहीं, इलेक्ट्रिकली लिंक्ड नहीं होते, वो हमारे पास मैग्नेटिकली लिंक्ड होते हैं आपस में। तो बीटा इसका करेक्ट आंसर है। If the secondary coil has Ns turns and the primary coil has Np turns, then the relationship between secondary and primary voltage is given by। तो हमसे कह रहा है कि सेकेंडरी और प्राइमरी वोल्टेज का रिलेशनशिप क्या होगा विद टर्न्स की जो रेशो है उसके साथ। तो यहाँ पे हमारे पास चार रिलेशन दिए हैं, उनमें से जो पहला रिलेशन है वो तो है हमारे पास गलत। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि वी एस ऊपर है और यहाँ पे एन पी ऊपर है। तो या तो इधर एन एस अगर इस रिलेशन को उल्टा कर देता तो ये रिलेशन ठीक हो जाता, तो ये रिलेशन गलत है। बीटा हमारे पास एक करेक्ट रिलेशन है, वी एस बाई वी पी एन एस बाई एन पी के साथ रिलेट कर रहा है, तो ये रिलेशन ठीक है। चार्ली हमारे पास गलत है और डेल्टा भी हमारे पास एक ठीक रिलेशन है, वो कह रहा है कि वी पी बाई वी एस इक्वल्स है एन पी बाई एन एस के, तो ये रिलेशन भी ठीक है। लेकिन वो हमसे यहाँ पे क्या मांग रहा है? वो हमसे वी एस बाई वी पी मांग रहा था। ठीक है, रिलेशन बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी वोल्टेजेस, तो सेकेंडरी बाय प्राइमरी। तो यहाँ पे बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था, बेस्ट ऑप्शन कह लो कि था। रिलेशन डेल्टा भी करेक्ट है। इसी के साथ आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं विद द गिवन इजी पैसा एंड जैज़ कैश अकाउंट। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल टिल राइट नाउ। वाई डज अ ट्रांसफार्मर हैव अ कोर मेड ऑफ आयरन? तो ट्रांसफार्मर की कोर मेड ऑफ आयरन क्यों होती है? तो वो क्या आयरन का हाई मेल्टिंग टेम्परेचर होता है इस वजह से? नहीं, बेसिकली मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है आयरन हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा यहाँ पे करेक्ट है। बेसिकली वो मैग्नेटिक फील्ड को अपने से इजीली गो थ्रू करने देता है। ठीक है, और स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ ट्रांसफार्मर रेशो 3:2। ठीक हो गया। अब ये रेशो उसने हमें एन एस बाई एन पी दी है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफार्मर की रेशो वो एन एस बाई एन पी होती है। कुछ लोग इसको एन पी बाई एन एस रख के गलत सॉल्व कर बैठते हैं, तो इस चीज़ को आप कह लो कि जहन में बिठा लो या रट्टा लगा लो इस चीज़ का कि एन एस बाई एन पी होती है आपके पास ट्रांसफार्मर की रेशो, जब भी वो इस रेशो की बात करेगा। व्हाट इज़ द वोल्टेज इन सेकेंडरी इफ़ द प्राइमरी वोल्टेज इज़ 30 वोल्ट? तो उसने हमें प्राइमरी वोल्टेज भी दे दिया है, सेकेंडरी वोल्टेज पूछ रहा है हमसे, और प्राइमरी वोल्टेज उसने हमें 30 वोल्ट दे दिया है। तो अब हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है? वी एस बाई वी पी इक्वल है एन एस बाई एन पी के। ठीक है, वैल्यूज़ हमने प्लग इन की 3/2 और ये हमारे पास 30 इसकी वैल्यू पुट की, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया हमने और 230 से कट गया, 15 आ गया, 15 3 ज़ार 45, 45 वोल्ट हमारे पास आती है सेकेंडरी कॉयल की वोल्टेज। तो चार्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ मटेरियल व्हेन इट इज़। तो एडी करंट्स बेसिकली ट्रांसफार्मर के जो लॉसेस हमने पढ़े थे उनमें हमने एक लॉस पढ़ा था कि एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, आयरन में, जिसकी वजह से लॉस होता है। तो अब एडी करंट्स किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं? एडी करंट्स बेसिकली हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं कि जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही होती है, यानी कि जो आयरन के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, जब वो वेरी कर रही होगी विद टाइम, तो उसमें एडी करंट्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसका बीटा करेक्ट आंसर है कि प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब एक मटेरियल को टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फेरो मैग्नेट बेसिकली मटेरियल होना चाहिए, तो जब उसको टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाता है तो उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इज। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास क्या होते हैं? तो हम पहले दोनों को समझ लेंगे। स्टेप अप स्टेप डाउन का स्नैरियो क्या होता है? हमारे पास ट्रांसफार्मर रेशो जो होती है वो क्या होती है? एन एस बाई एन पी। ठीक है, तो स्टेप अप के केस में एन एस बाई एन पी की रेशो जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक हो गया,
तो अगर तो वो ग्रेटर देन 1 होगी तो हम उसे स्टेप अप कहेंगे, और अगर एन एस बाई एन पी की रेशियो लेस देन 1 होगी तो हम उसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहेंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास स्टेप अप जो है ट्रांसफॉर्मर है, तो इसका मतलब है कि ये जो रेशियो है ये ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, यानी कि इस रेशियो को मैं कह सकता हूँ कि एन एस बाय एन पी जो है हमारे पास वो कह लो कि 2 है। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं प्राइमरी में कम होते हैं, तो बेसिकली एन एस मल्टीप्लाई बाय 2 NP है। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी को डबल करो तो वो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी बनेगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी कम है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका अल्फा करेक्ट आंसर बनता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी रिमेन्स सेम इन अ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर कुछ चीज़ों को चेंज करता है, ठीक है, लेकिन वो क्या चीज़ है इन फॉलोइंग ऑप्शन में जिसको वो चेंज नहीं करता, या फिर वो ऑल ऑफ दिस सब को ही चेंज करता है। तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है वो हमारे पास उसमें एक चीज़ होती है कि उसमें पावर जो है वो कंजर्व रहती है। ठीक है, P इक्वल्स टू आई वी होता है। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि वोल्टेज उसमें चेंज होती है। ठीक है, क्या उसमें करंट चेंज होता है या नहीं होता, सवाल हमारा ये है। तो पावर कंजर्व्ड होती है, तो अगर तो मैं वोल्टेज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, तो उससे मेरे पास करंट भी चेंज होगा। ठीक है, तो करंट मेरे पास चेंज होगा। इसमें इसमें जो चीज़ फ्रिक्वेंसी क्या चेंज होगी, तो जो प्राइमरी की फ्रिक्वेंसी होती है वही हमारे पास सेकेंडरी की भी फ्रिक्वेंसी होती है। तो फ्रिक्वेंसी वो चीज़ है जो कि चेंज नहीं होगी। फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन द ट्रांसफार्मर यूज्ड इज। तो वो कह रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा यूज़ होता है, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो वो स्टेप अप यूज़ होता है। अब स्टेप अप क्यों यूज़ होता है, बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में हमारा मकसद होता है कि हमने लॉसेस कम करने, हीट लॉसेस बेसिकली। तो हीट लॉस बेसिकली हमारे पास होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, अब हमने इस फैक्टर को कम करना होता है जिसकी वजह से हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। अब इस फैक्टर को हम कम कैसे कर सकते हैं, हम वो एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक लाइन है जिसमें 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 2 एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो उसकी रेजिस्टेंस 5 ओहम है। ठीक हो गया। तो अब इस लाइन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो हीट लॉस है वो कितना है, वो हमारे पास 20 वाट है। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, हमने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया जिसकी एन एस बाई एन पी रेशो ग्रेटर देन 1 है। फॉर एग्जांपल हम ये रेशो ले लेते हैं कि 2 है। ठीक हो गया। अब जब हमने ये ट्रांसफार्मर लगाया तो हमारा जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा वो क्या होगा, हमारा जो वीपी है वो तो 20 है, तो सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा अराउंड 20 वोल्ट। ठीक हो गया। अब सेकेंडरी वोल्टेज इंक्रीज़ हुआ और हमें पता है कि प्राइमरी पे जो पावर है वही सेकेंडरी पे पावर है। ठीक हो गया। तो अब इस पावर रूल को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे कि हम निकालेंगे करंट। ठीक हो गया कि सेकेंडरी में करंट कितना है, तो हमारे पास करंट तकरीबन आ जाएगा ऑलमोस्ट 1 एम्पेयर। ठीक हो गया। तो अब जो पहले हमारे पास जो थी पोटेंशियल वो था 10 वोल्ट और हमें करंट था 2 एम्पेयर। अब हमारे पास जो है पोटेंशियल है 20 वोल्ट और करंट है 1 एम्पेयर। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं कर रही थी, वो मटेरियल और उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड कर रही थी, वायर जो कि कंडक्टिंग मटेरियल होता है। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो तो 5 ओहम ही रहेगी। ठीक हो गया। तो हम अब इस केस के लिए जो हमारा हीट लॉस है वो निकालेंगे, तो वो हमारे पास कितना आएगा, 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस थी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस दफ़ा जो लॉस आएगा वो आएगा 5 वाट। तो हमारा जो लॉस था वो आप देख सकते हो कि 20 वाट से 5 वाट पे आ गया। तो यानी कि स्टेप अप यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है बेसिकली, और इसलिए हम स्टेप अप यूज़ करते हैं कि जब हमने लॉन्ग ट्रांसमिशन करनी हो, और जैसे ही हम डोमेस्टिक यूज़ या जहाँ पे कंज्यूमर ने इस पावर को यूज़ करना होता है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है, जो कि आमतौर पर हमारे गली मोहल्लों में लगे होते हैं, वो बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स होते हैं। द EMF इंड्यूस्ड इन अ सर्किट अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ डिपेंड्स अपॉन। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, वो डिपेंड करती है हमारे पास टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स नहीं बल्कि टाइम रेट। किस चीज़ का रेट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो यहाँ पे डेल्टा हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ। अ ट्रांसफार्मर इज आल्सो कॉल्ड। तो ये आपके रट्टा बेस्ड क्वेश्चन था बेसिकली। हम ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस भी कहते हैं, तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर होगा।
Whenever the magnetic flux linked with coil changes, there is produced an EMF in the circuit. The EMF last. तो जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है तो EMF प्रोड्यूस इंड्यूस होती है, वो तो हमें पता है। तो वो कब तक इंड्यूस रहती है या वो कब तक रहता है EMF? तो वो तब तक रहता है एज लॉन्ग एज दी फ्लक्स इज चेंजिंग। तो हमारे पास डेल्टा में मौजूद है कि एज लॉन्ग एज दी फ्लक्स इज मौजूद तब तक रहता है। When the magnet is moved with its north polarity towards a coil placed in a closed circuit, then the nearer face of the coil, तो वो कह रहा है कि nearer face of the coil पे क्या होगा। बेसिकली वो ऑप्शंस में कह रहा है कि नॉर्थ पोल आएगा, साउथ पोल होगा, या क्या पोलैरिटी का वो बेसिकली पूछ रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैग्नेट है और ये हमारे पास एक क्लोज सर्किट है, ठीक है, एक सोलिनॉइड है, कॉइल हमारे पास। तो जैसे ही हम मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव करेंगे, ये कॉइल इसके मोशन को अपोज करेगी। अब उसको अपोज करने के लिए पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? बेसिकली वो यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी डेवलप कर लेगा और यहाँ पे साउथ पोलैरिटी डेवलप कर लेगा। तो बेसिकली वो यही पूछ रहा था कि नियरर फेस पे क्या पोलैरिटी आएगी। तो वो हमारे पास चार्ली में मौजूद है, शोज दी नॉर्थ पोलैरिटी। तो चार्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर है। A copper ring having a cut such that it does not form a complete loop is held horizontally and a magnetic bar is dropped through the ring with its length along the axis. The acceleration of the falling magnet is। तो वो कह रहा है कि कंप्लीट लूप नहीं बनी और उसमें से मैग्नेटिक बार को ड्रॉप किया जा रहा है, तो उसकी एक्सलेशन क्या होगी? तो अगर तो वो कंप्लीट लूप होती हमारे पास, ठीक है, तो फिर तो हम कह सकते थे कि वो उसके मोशन को इफ़ेक्ट करेगी, उस पर एक अपोजिंग फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड याद रखो आ रहा है नॉट अ कंप्लीट लूप। तो वो कंप्लीट लूप नहीं बन रही, तो इसका मतलब है कि उसमें किसी किस्म की ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, जिसकी वजह से कोई अपोजिंग फोर्स नहीं मिलेगी मैग्नेटिक बार को गिरते हुए। तो सिंपली उसकी जो एक्सलेशन होगी, फॉलिंग एक्सलेशन, वो हमारे पास जी ही होगी। अगर तो कंप्लीट सर्किट होता तो वो लेस देन जी होती, क्योंकि उसके मोशन को अपोज कर रहा होता है इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। A step-up transformer is used on a 120 volt line to provide a potential difference of 2400 volt. If the number of turns on the primary coil are 75, then the number of turns on the secondary coil will be। तो उसने हमें NP दिया हुआ है, NS मांग रहा है वो हमसे। तो हमारे पास रेशो क्या होती है ट्रांसफार्मर को? NS/NP इक्वल टू VS/VP। वैल्यूज सारी प्लग इन करेंगे। NS हमने निकालना है NP 75, VS 2400 और VP हमारे पास 120 वोल्ट। तो इसको 0 0 से काट गया, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 और 0 ऊपर चला गया और ये 75 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? 1500। ठीक हो गया, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। इन अ लूप ऑफ वायर करंट इज फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट एक्ट एज। ठीक है, तो वो हमें कह रहा है कि एक लूप में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो वो किस तरह से एक्ट करेगी। तो बेसिकली वो कह रहा है कि नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल होगा। तो ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लूप है, ठीक है, करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक हो गया। तो अगर हम राइट हैंड रूल लगाएं तो उससे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से होंगी, ठीक है, कि वो अंदर से आ रही हैं और उसके बाहर रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक हो गया। अपने अंगूठे को अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ अपने सीधे हाथ के करंट रखो तो आपकी जो उंगलियां कर्ल करेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करेंगी। तो खैर इस सिनेरियो में हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं। तो अगर आप एक मैग्नेटिक बार को देखो तो उसमें नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड आती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ से आ रही हैं और इसके पीछे से अंदर जा रही हैं, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा? ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर होगा। द लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफार्मर इज ड्यू टू। तो लॉस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर में किस वजह से होता है? एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जो उसका मटेरियल होता है, यानी कि सॉफ्ट आयरन जो हम यूज़ करते हैं। फिर उसमें मैग्नेटिक हिस्ट्रेसिस प्रोड्यूस होते हैं। ये आप मटेरियल्स के चैप्टर में आगे जाके इसको इन डेप्थ पढ़ोगे। फिर रेजिस्टेंस ऑफ द कॉयल, ठीक है, कॉयल की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगी, उसकी वजह से भी पावर लॉस होगा। तो यहाँ पे आंसर बनता है इसका ऑल ऑफ दीज, डेल्टा। एन आइडियल ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो वो स्टेप अप स्टेप डाउन किस चीज़ को करता है? वो एनर्जी को स्टेप अप स्टेप डाउन करता है? नहीं, एनर्जी कंजर्व रहती है, वो एनर्जी को स्टेप अप नहीं कर सकता बेसिकली। उसके बाद एसी वोल्टेज को वो स्टेप अप करता है, तो हाँ एसी वोल्टेज को स्टेप अप करता है। डीसी वोल्टेज को अलबत्ता वो ना तो स्टेप अप कर सकता है ना तो स्टेप डाउन कर सकता है। वो उसकी यानी कि
पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, पोलैरिटी चेंज नहीं होगी तो जो दूसरी कॉइल है उसमें किसी किस्म की इंडक्शन ही नहीं होगी, और तो यहाँ पे हमारे पास पावर भी नहीं होगी अगर एनर्जी नहीं है, तो यहाँ पे बीटा हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है। एडी करंट्स आर, तो एडी करंट्स हैं क्या बेसिकली, जो जिस मटेरियल के इर्द गिर्द कॉइल हमारी लिपटी होती है, ठीक है, जैसे जब फ्लक्स चेंज हो रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से जो वो मटेरियल है उसमें भी करंट इंड्यूस हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एडी करंट, ठीक है, तो अल्फ़ा में हमारे पास वही मौजूद है, ठीक है, तो अल्फ़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। अ ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, यानी कि एनपी उसका 100 है, और 200 टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, यानी कि एनएस उसका 200 है। इफ़ 200 वॉट ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, तो वो कह रहा है कि यानी कि वी एस हमारे पास 200 है, तो उसमें जो इनपुट है यानी कि वी पी क्या होगा, ठीक है, उसका तो हमने उसको वी पी बताना है, ठीक है बेसिकली। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, वी पी, वैसे तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है वी एस बाय वी पी इक्वल है एन एस बाय एन पी के, ठीक हो गया। तो हम वैल्यूज़ प्लग इन करें, एन एस हमारे पास क्या है 200 डिवाइड बाय वी पी हमने निकालना है, वो हमें नहीं पता। एन एस क्या हमारे पास, एन एस हमारे पास वो भी 200 है, ठीक है, और हमने अल्लाह भला करे एन पी हमारे पास क्या है 100, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये 200 इस 200 से कट जाएगा, ठीक है, तो वी पी हमारे पास क्या आ जाएगा 100 वॉट, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए एन एस और एन पी की में क्या रिलेशन होना चाहिए, तो हम पहले देख चुके हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के केस में एन एस बाई एन पी यानी कि ट्रांसफार्मर रेशो लेस देन 1 होती है, ठीक है, तो लेस देन 1 यानी कि अगर मैं इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो तब भी लेस देन का रिलेशन रहेगा, यानी कि टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉयल लेस देन टर्न्स ऑन प्राइमरी कॉयल होती हैं, तो ये हमारे पास अल्फा में मौजूद है, तो अल्फा इसका करेक्ट आंसर हुआ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू ऑफ द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में उसकी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। पहली स्टेटमेंट क्या है जी, वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट चेंजेस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है एक सर्किट का, क्लोज सर्किट का, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। द मैग्नेटिक, दूसरी स्टेटमेंट है जी, the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux linked with circuit, तो ये बात भी दुरुस्त है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेसिकली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ के इक्वल होती है जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरी स्टेटमेंट है हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूस, तो हाँ तब तक ही रहेगा जब तक चेंज जो है वो होता रहेगा, तो ऑल ऑफ दीज यानी कि सारी स्टेटमेंट्स ही करेक्ट हैं ये। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर रेशो बेसिकली हमारे पास क्या होती है, ठीक है, तो वो हमारे पास जो ये होती है हमारे पास एन एस बाय एन पी होता है, इस चीज़ को याद रखना, बहुत से लोग इसको एन पी बाय एन एस करेंगे जो कि गलत है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है एन एस बाय एन पी स्टेप अप के केस में वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 होती है, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। The alternating voltage induced in secondary coil of a transformer is mainly due to, तो वो किस वजह से होती है, वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होती है, ठीक है, नहीं। द वाइब्रेशन ऑफ प्राइमरी कॉयल, क्या प्राइमरी कॉयल वाइब्रेट कर रहा होता, तो नहीं, प्राइमरी कॉयल वाइब्रेट नहीं कर रहा था, अब वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है, तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। सॉफ्ट आयरन कोर इन अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज टू रिड्यूस, तो सॉफ्ट आयरन कोर किस लिए यूज़ की जाती है बेसिकली, वो यूज़ की जाती है हमारे पास बीटा हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए। बेसिकली ये होते क्या है कि जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उसमें से गुजारी जाती है तो वो अपने आप को अलाइन कर लेता है, जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर आप किसी मेटल की चीज़ का मैग्नेट जोड़ के रखो और उसे अलग कर लो तो वो मेटल भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक हो जाता है, तो वो बेसिकली फेरोमैग्नेट मटेरियल्स होते हैं वो इस तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है, तो आयरन भी एक फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, तो वो क्या करता है वो अपने आप को अलाइन कर लेता है, तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम सॉफ्ट आयरन यूज़ करते हैं कि जो कि इतना आराम से उसको अलाइन नहीं अपने आप को अलाइन नहीं करता, ठीक है, तो जिसकी वजह हमारे लॉसेस कम हो जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर था बीटा। अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर ऑपरेट्स ऑन 230 वोल्ट लाइन
एंड सप्लाइज टू अ लोड ऑफ 2 एम्पेयर। तो 230 वोल्ट की लाइन पे ऑपरेट कर रहा है और 2 एम्पेयर का करंट दे रहा है। तो बेसिकली ये जो वोल्टेज और ये करंट है ये वीपी होंगे या वीएस होंगे। तो ये बेसिकली वीएसएस सप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकेंडरी, ये हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज होगी और ये हमारे पास सेकेंडरी करंट होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब वो हमें कह रहा है दी रेशो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग इज़ 1:25, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने निकालना है, क्या हमने निकालना है प्राइमरी करंट वीपी हमने निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे पावर, ठीक है। हमारे पास सेकेंडरी की करंट और वोल्टेज दोनों दिए हैं, तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करके हम पावर निकालेंगे। उस पावर में हम वीपी डालेंगे, जो कि हम निकालेंगे, उसको भी हमने फाइंड आउट करना है, तो उससे हमें आई पी मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे पावर। पावर हम कैसे निकालेंगे, आई वी, ठीक है। तो सेकेंडरी की पावर और प्राइमरी की पावर सेम होंगी, तो सेकेंडरी का हम करंट और वोल्टेज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 460 वॉट पावर आ जाएगी, ठीक हो गया। ये पावर आ गई हमारे पास। अब हमारे पास उसने वाइंडिंग की रेशो दिया 1:25। तो ये एन एस बाई एन पी ना इसको लेना, याद देखो उसने क्या किया, प्राइमरी टू सेकेंडरी, ना कि सेकेंडरी टू प्राइमरी, ठीक है। तो ये नहीं होगा हमारे पास, बल्कि हमारे पास ये होगा एन पी बाई एन एस। तो वो हमारे पास 1/22 है, 25 है, ठीक हो गया। तो हमारे पास वी पी बाई वी एस क्या होगा, एन पी बाई एन एस होगा, ठीक है। तो हम उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू डाल देंगे और वी एस को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 230/25। अब इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। ये आगे जाके खुद ही सॉल्व हो जाएगा, अभी इसको इसी फॉर्म में रहने दो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पावर हमें पता है कि इज इक्वल्स टू आई वी होती है, ठीक है। तो करंट को एक साइड पे रखा, वोल्टेज को पावर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब इस पावर को 460 वोल्ट को हमने डिवाइड करना है इसके साथ, ठीक हो गया। तो हम वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे, 460 डिवाइड बाय 230 डिवाइड बाय 25। तो इसको थोड़ा सीधा कर लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये 1 और ये 2 से कट गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 25, तो हमारे पास 50 एम्पेयर वोल्ट 50 एम्पेयर आ जाएगा, जो कि चार्ली में हमारे पास मौजूद है। ट्रांसफार्मर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा होता है, बेसिकली ट्रांसफार्मर ये हो रहा होता है कि एक कॉइल में पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो जिसकी वजह से उसमें एक में फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से दूसरे में भी फ्लक्स चेंज, तो ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। इन द ट्रांसफार्मर हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू एडी करंट्स इन। तो एडी करंट्स किस में प्रोड्यूस होते हैं, एडी करंट्स कॉइल्स में नहीं होते, वो कॉइल्स जिसके गिट लिपटी होती हैं उसमें, तो आयरन कोर, इसका चार्ली करेक्ट आंसर है। इन अ सिंपल एसी जनरेटर प्रोड्यूस अ वोल्टेज विच वेरीज विद टाइम एज शोन इन द ग्राफ। तो ठीक है, ये ग्राफ दिया है उसने हमें कि वोल्टेज इस तरह से वेरी कर रही है, ऐसी वोल्टेज। ग्राफ shows how the voltage varies with time when the generator rotate at twice the original speed। अब जनरेटर की जो रोटेटिंग ओमेगा है, यानी कि बेसिकली वो डबल हो गया, तो उससे जो है कि उसका ग्राफ क्या होगा, यानी कि आउटपुट अब क्या होगी, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली आउटपुट पे दो दो फ़र्क आएंगे। एक तो फ्रीक्वेंसी, यानी कि अगर उसकी रोटेटिंग स्पीड डबल हुई है तो इसका मतलब है उसकी फ्रीक्वेंसी भी डबल हुई है। तो ये जो वेव एक है, अब इसकी जगह पे दो वेव्स बनेंगी, ठीक है। तो हमारे पास एक तो फ्रीक्वेंसी इस तरह से वेरी करेगी। अब वोल्टेज जो है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा, कि पहले तो पीक वोल्टेज था वन वोल्ट, अब पीक वोल्टेज क्या 1 वोल्ट ही रहेगा, तो वो हमने निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास एक जनरेटर के टॉपिक में रिलेशन गिवन है, बेसिकली ये कह लो कि पीएमसी के सिलेबस से एक तरह से बाहर का क्वेश्चन बनता है वैसे तो ये। तो खैर वो हमारे पास क्या है, नवाब, ठीक है, इसको मैं नवाब कहता हूँ, कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन दी कोयल, ओमेगा यानी कि रोटेटिंग स्पीड, एरिया ऑफ द कोयल और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे ना तो एरिया चेंज हो रहा है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ना तो नंबर ऑफ टर्न्स, बल्कि ओमेगा डबल हो रहा है। तो उससे जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो भी डबल हो जाएगा। तो पहले अगर 1 वोल्ट था तो अब 2 वॉट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि 2 वोट हो जाएगा, तो ये हमारे पास 2 वोट आ जाएगा। अब वो इस तरह का ग्राफ कहाँ पे गिवन है, अल्फ़ा में भी नहीं गिवन, बीटा में भी नहीं गिवन, चार्ली में भी नहीं गिवन, हमारे पास डेल्टा में अगर आप देखो तो उसकी वोल्टेज 2 वोट तक पीक कर रही है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी डबल होगी, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर द फ्लक्स कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल शुड बी। तो कपलिंग, इस चीज़ को उसने एक्सप्लेन नहीं किया, वो बस एक एंड पे एक लाइन लिखता है कि कपलिंग जो है वो क्या होनी चाहिए।
बिटवीन दी कॉइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो वो हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इसकी डिटेल वो एक्सप्लेन नहीं करता आपकी टेक्स्ट बुक में, बस एक कह लो कि रट्टा बेस्ड क्वेश्चन था ये भी एक। इंड्यूस करंट इन अ सर्किट डिपेंड अपॉन, तो इंड्यूस करंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एक सर्किट पे इंड्यूस्ड ईएमएफ पे डिपेंड करता है, वो करता है। स्पीड ऑफ द कंडक्टर, यानी कि स्पीड से मुराद रोटेटिंग स्पीड ऑफ द कंडक्टर की वो बात कर रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है, तो हाँ करता है बेसिकली हमारे पास, ठीक हो गया। और उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, तो करता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। एडी करंट्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय, तो एडी करंट्स किस तरह से रिड्यूस किए जा सकते हैं? तो सॉफ्ट आयरन बेसिकली, ये तो हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए होता है बेसिकली। सीन ये है कि ये हमारे पास एक कॉयल है, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी कॉयल है। अब इसमें से ये हमारे पास जो है कोर गुजर रही है, ठीक हो गया। अब जो इसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो परपेंडिकुलर इस तरह से जाते हैं, ठीक हो गया, परपेंडिकुलर टू द मटेरियल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इनके दरमियान अगर कोई ऐसा मटेरियल डाल दें जो कि करंट को कंडक्ट ना करे, तो हमारे पास एडी करंट्स रुक जाते हैं। तो इसका आंसर बनता है हमारे पास चार्ली के यूजिंग लेमिनेटेड शीट्स फॉर दी कोर, कि बेसिकली कोर में लेमिनेटेड शीट्स डाल दो जो कि करंट को कंडक्ट ना होने जाएं, तो उससे एडी करंट जो है हमारे लॉसेस कम हो जाते हैं। तो चार्ली इसका करेक्ट आंसर है। The to minimize the hysteresis losses in a core of a transformer, which one of the following would you suggest for assembling the primary and secondary coil? तो कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाए हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करने के लिए? तो वो मटेरियल यूज़ किया जाए कि जो कि आसानी से, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि वो अगर अलाइन कर रहा है अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो अगर उसको चेंज करना है तो वो आसानी से हो। तो वो मटेरियल्स के चैप्टर पे वो इस चीज़ पे डिटेल में डिस्कशन करता है कि आयरन वो मटेरियल है कि जो कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो ये कह लो कि ये भी एक और रट्टा बेस्ड क्वेश्चन था। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस एनर्जी लॉसेस ड्यू टू, तो हम पहले एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं कि एडी करंट्स को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं लैमिनेटेड शीट्स। इन अ ट्रांसफार्मर 220 AC voltage is increased to 2200 volts. If the number of turns on the secondary coils are 2000, the number of turns on the primary coil will be, तो बहुत सिंपल है, हम NS/NP वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, तो वो VS/VP होता है। तो वैल्यूज़ प्लग इन करेंगे हम सारी, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास 2200 है, और ये हमारे पास 22 और ये 2000, और NP की वैल्यू हमें नहीं पता, वही हमने निकालनी है। तो हमारे पास जो है ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट जाएगा, ठीक हो गया, ये 22 उससे कट जाएगा, ठीक हो गया, और हमारे पास NP आ जाएगा 200 के इक्वल। तो हमारे पास अल्फ़ा में इसका आंसर मौजूद है। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज़ 100 टर्न्स, इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग हैज़ 200 टर्न्स, द प्राइमरी is connected to an AC source of 120 volt. The current flowing is 100 ampere. The voltage and current in the secondary coil, तो वो हमें कह रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज और करंट क्या होगा, ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो हमने VS निकालना है, ठीक है। तो VS हम कैसे निकालें? NS/NP VS/VP के इक्वल है, ठीक हो गया। तो वैल्यूज़ प्लग इन की, 200 डिवाइड बाई 100 VS/VP की वैल्यूज़ डाल दी, ये दो ज़ीरो इन दो ज़ीरो से कट गए, और 120 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो VS हमारे पास 240 वॉट आ गया। तो ये हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों में मौजूद है। अब इन दोनों में से हम करंट वेरीफाई करेंगे, करंट की क्या वैल्यू है। तो हमारे पास पावर किसके इक्वल आती है? पावर इज टू IV, यानी कि करंट मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। तो हम जो हमारे पास गिवन था करंट और गिवन वोल्टेज था, यानी कि प्राइमरी का करंट और वोल्टेज, वो हमने डाल दी वैल्यूज़, तो हमारे पास पावर आ जाएगी 1200 वॉट, ठीक हो गया। अब हम सेकेंडरी के लिए क्या करेंगे? सेकेंडरी पावर उतनी होगी, तो हम IS निकाल देंगे, PS डिवाइड बाई VS, ठीक है। VS हमें पता है, PS भी हमें पता है, तो उससे हमारे पास करंट फॉर सेकेंडरी कॉइल क्या आ जाएगा? ये दो ज़ीरो इधर से कट गए, और हमारे पास 5 एम्पेयर आ जाएगी सेकेंडरी में करंट। तो हमारे पास अल्फ़ा में आंसर करेक्ट है, जो कि दोनों की वैल्यू सही बता रहा है। द रेशो ऑफ EMF अक्रॉस प्राइमरी कॉयल टू द EMF अक्रॉस सेकेंडरी कॉयल इज, तो वो हमसे बेसिकली मांग क्या रहा है? वो हमसे मांग रहा है VP/VS मांग रहा है, ठीक हो गया। तो अल्फ़ा तो वैसे ही इनकरेक्ट है, ठीक है, कि NS/NP लिखा हुआ है। अगर NP/NS होता तो ये करेक्ट होता, तो ये वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। अब पीछे बचे ये दो ऑप्शंस। अब इन दोनों को हम कैसे वेरीफाई करेंगे? हमें पता है कि पावर प्राइमरी और सेकेंडरी की होती है सेम, यानी कि हम लिख सकते हैं
पी पावर ऑफ प्राइमरी इज इक्वल्स टू पावर ऑफ सेकेंडरी। तो आई वी यानी कि करंट ऑफ प्राइमरी वोल्टेज ऑफ प्राइमरी इक्वल टू करंट ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वी पी बाई वी एस वाला फॉर्म बनानी है। तो वी एस बाई वी पी क्या हो जाएगा, आई वी पी बाई वी एस होगा हमारे पास आई एस बाई आई पी। ठीक हो गया, तो हमने यही निकालनी थी और ये हमारे पास चार्ली में मौजूद है, तो चार्ली हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये किसने डिस्कवर्ड किया था, बीटा में। इसका करेक्ट आंसर डेटा बेस्ड क्वेश्चन था। In a step-up transformer, primary coil has 10 turns while secondary coil has 100 turns। ठीक हो गया, हमें NP भी पता है और NS भी पता है। अब बैटरी of EMF 4.5 volt is connected to the primary transformer। The voltage across secondary coil will be। ठीक हो गया, तो वो कह रहे हैं कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉयल क्या होगी, यानी कि वी एस मांग रहा है। अब बहुत से लोग इसमें गलती करेंगे, वो क्या करेंगे, वो वी एस बाई वी पी इक्वल टू एन एस बाई एन पी रखेंगे। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये वो हमसे मांग रहा है, ठीक है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, तो वैल्यूज़ वो प्लग इन करेंगे, तो वो निकालेंगे 100/10 मल्टीप्लाई बाई 4.5। ठीक है, तो उनका आंसर आ जाएगा 45 वोल्ट, जो कि अल्फ़ा में सॉरी बीटा में मौजूद है, जो कि गलत आंसर है। क्यों, यहाँ पे गौर करो, उसने कहा कि बैटरी की ईएमएफ है। तो बैटरी हमारे पास क्या होता है, एसी सोर्स होता है, डीसी सोर्स होता है। ये बेसिकली हमारे पास एक डीसी सोर्स है। ठीक है, तो डीसी सोर्स की जो हमारे पास अगर ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्टेड है तो वो किसी किस्म की इंडक्शन करेगा ही नहीं। तो सेकेंडरी कॉइल में जो हमारे पास इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर था। तो इसी के साथ हमारी डिस्कशन का इख्तिताम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।